इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपैम के बारे में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कहते हैं इसको हम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। एम्पलीफायर भी करता है सिग्नल को, जो सिग्नल होगा हमारा इनपुट सिग्नल होगा उसको एम्पलीफाई करेगा, साथ साथ में ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे हमारे। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, लॉग हो सकता है। ये सभी ऑपरेशन है, ये भी हम इससे हम फॉलो कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। और एम्पलीफाई भी करता है इनपुट सिग्नल को, डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कह देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम, इसका एक और नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं इसको? इसके अंदर की स्ट्रक्चर हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये कैसे परफॉर्म करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, कैसे परफॉर्म करता है ये, और इसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अंदर से इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे, अंदर से ये कैसे बना होता है। ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर से बना होगा, 2 ट्रांजिस्टर होंगे इसमें, क्योंकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के काम आता है। 2 ट्रांजिस्टर होंगे और एक सर्किट होगा कंप्लीट हमारा ट्रांजिस्टर का, बाइसिंग होगी ट्रांजिस्टर की। वो जो कंप्लीट सर्किट है उसको हम ओपैम कहते हैं। एक आईसी बनती है जिसको 741 आईसी, इस आईसी का नाम है 741 आईसी। हमारे पास जो ओपैम की आईसी होती है 741, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपने डिस्कस करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ मैं, क्या है ओपैम की जो डेफिनेशन है। इट इज़ मल्टी टर्मिनल डिवाइस। इट इज़ मल्टी, 2 ट्रांजिस्टर होते हैं तो 2 हमारे पास टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल होंगे। मल्टी टर्मिनल डिवाइस, it is multi-terminal device which amplifies the difference of the voltage which amplify the difference of the voltage at the 2 input terminal, यहाँ पे 2 टर्मिनल होंगे, इनपुट टर्मिनल होंगे, उन पे जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसको ये एम्पलीफाई करेगा। इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। इसमें 2 टर्मिनल होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको इन्वर्टिंग हम कहेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो पॉजिटिव होगा उसको हम कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये हमारा आउटपुट होगा, ये हमारे दोनों इनपुट होंगे, ठीक। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब है, यदि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी वो सेम फेज में होगी, कोई फेज में चेंज नहीं होगा। यही वही इनपुट हम ये सिर्फ इन्वर्टिंग सिग्नल पे अप्लाई करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 180 डिग्री अपोजिट फेज में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हम इनपुट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसके बारे में समझेंगे ओपैम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इनपुट पे अप्लाई करते हैं हम, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इनपुट वोल्टेज, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा जनरल वो रिवर्स होके मिलेगा, ठीक है। इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। ग्राउंड क्यों करते हैं इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट एज ए सिंपल एक बार समझ लो इसको। और यही यदि हम नेगेटिव पॉजिटिव पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाइड होके मिलेगा। इसका जो गेन होगा इस एम्पलीफायर का गेन काफ़ी हाई होता है। इसका गेन होता है हमारा 10⁶। इसका जो गेन होता है 10⁶, मतलब जो V0 होगी 10⁶ इंटू V इनपुट। अब जो इनपुट वोल्टेज होती है वो दोनों टर्मिनल पे हम अप्लाई करते हैं, 2 टर्मिनल है तो जो इनपुट वोल्टेज होती है उसको एक्चुअल में हम VD लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 वोल्टेज V1 माइनस V2। दोनों वोल्टेज पे, दोनों इनपुट की जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, V1 होगा इन्वर्टिंग,
V2 होगा, सॉरी V1 होगा नॉन इन्वर्टिंग, V2 होगा इन्वर्टिंग। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वोल्टेज का, उसको ये एम्पलीफाई करता है। ठीक, इसलिए इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कह देते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इनपुट वोल्टेज है, दो इनपुट वोल्टेज है, उनका जो डिफरेंस है उसको ये एम्पलीफाई करता है, इसलिए इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कह देते हैं। ठीक है, यदि दोनों वोल्टेज सेम है तो ऑब्वियसली VD जीरो होगा, VD जीरो होगा तो V नॉट भी हमारा जीरो होगा, यदि हम आइडियल ऑप एम्प की बात करें। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली आइडियल ऑप एम्प में होता है। वो सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता। ठीक है, आइडियल ऑप एम्प में VD जीरो है तो हमारा V नॉट आउटपुट वोल्टेज भी जीरो होगा। ठीक है, यदि जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली वो एम्पलीफाई करके हमें वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे जो ये है 10⁶, जो इन जनरल फॉर्मूला है V नॉट का, वो ये लिख सकते हैं A0L, ये है ओपन लूप गेन कहते हैं इसको हम, ओपन लूप गेन इंटू VD। ठीक है, V नॉट इज इक्वल टू A0L इंटू VD। अब ओपन लूप गेन क्या है, इसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओपन लूप गेन का क्या मतलब है। ठीक है, ये हमारे पास जनरल सी डेफिनेशन ऑप एम्प की, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अपने डिस्कस करते हैं। लेकिन अंदर इसके जो सर्किट है, अंदर से ऑप एम्प कैसा होता है, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं, उन सब के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना ना। तुम्हारे वो इंजीनियरिंग लेवल पे हम करते हैं बीटेक में। ठीक है, कंप्लीट उसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी, और बनता कैसे, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना। ठीक है, बाहर से इसको स्टडी करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास जो जनरल इसका जो सिंबल होगा वो ये होगा ऑप एम्प का। ठीक है, इस टाइप से इसको बनाते हैं। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल V पॉजिटिव वोल्टेज लिख देंगे, नेगेटिव टर्मिनल V नेगेटिव वोल्टेज लिख देंगे। और इसको बाइस भी करना है हमें, क्योंकि ट्रांजिस्टर को ऑब्वियसली बाइस करना होगा VCC वोल्टेज से, माइनस VCC से। ठीक है, इसको बाइस भी करेंगे और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज होगा। ये जो बाइसिंग है, ये ट्रांजिस्टर को हम बाइस कर रहे हैं, जो हमारे दोनों ट्रांजिस्टर हैं। जो वोल्टेज डिफरेंस होगा VD, वो होगा V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। जो V आउटपुट होगा हमारे पास वो होगा A0 इंटू VD। A0 यहाँ पे है ओपन लूप गेन, A0L भी लिख देते हैं कई बार, ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन का यहाँ पे मतलब है व्हेन देयर इज नो फीडबैक अप्लाइड, व्हेन देयर इज नो फीडबैक, कोई भी फीडबैक नहीं है सर्किट में, तब जो सर्किट का गेन क्या है, ऑप एम्प का गेन है। फीडबैक मतलब आउटपुट का कोई भी पार्ट हम इनपुट में दोबारा सेंड नहीं कर रहे, तब जो गेन होगा उसे हम कहेंगे ओपन लूप गेन। ठीक है, जब सर्किट को हम कोई भी फीडबैक ना दें तो उस केस में जो गेन होगा उसे हम कहेंगे ओपन लूप गेन। हम बेसिकली यहाँ पे हम फीडबैक सर्किट भी लगाते हैं। हम फीडबैक सर्किट क्यों लगाते हैं, और जो हम गेन लेते हैं वो क्लोज लूप गेन लेते हैं यहाँ पे। और क्लोज लूप गेन हम क्यों लेते हैं और फीडबैक की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो गेन है ये है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन का मतलब है कोई भी हमने आउटपुट्स का कुछ भी पार्ट है वो इनपुट को नहीं दिया, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं ओपन लूप गेन। वैसे हम इन जनरल जो गेन यूज़ करेंगे वो क्लोज लूप गेन यूज़ करेंगे, और क्लोज लूप गेन होता क्या है उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, यदि थोड़ा सा हम बनाना चाहें अंदर की स्ट्रक्चर, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। देखो, हमें बेसिकली क्वेश्चन करने हैं तो हमें थोड़ा सा इसकी करेक्टरिस्टिक समझ में आनी चाहिए, इसका बिहेवियर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। इसका बिहेवियर यदि थोड़ा सा तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। इसका बिहेवियर समझना ज़रूरी है, कैसे ये बिहेव करता है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, अंदर ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका नेचर समझना हमें। इसका नेचर, यहाँ पे एक इनपुट रेजिस्टेंस होगा, यदि हम अंदर की बात करें ये होगा हमारा V2, ये होगा V1, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, V1 V2 से भी लिख देते हैं और V पॉजिटिव V नेगेटिव से भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। ये है VCC, यहाँ माइनस VCC। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारे पास ये अंदर का सर्किट हो गया, ये एक R0 रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये हमारा गेन हो जाएगा।
ठीक है, ये अंदर का हमने सर्किट बना दिया। यहाँ पे ए नोड लिख देते हैं क्योंकि आउटपुट वोल्टेज, ये लोड रेजिस्टेंस हमारा, इसके क्रॉस हम वी नोट आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन लूप गेन है ए नोट। यहाँ पे ये इनपुट रेजिस्टेंस है आर आई। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा इनका वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, या हम कह सकते हैं इन्फिनिटिव होगा या मेगा ओम में होगा। ठीक है, मेगा ओम में जो रेजिस्टेंस होगा, आइडियल जो ओप एम्प है उसके लिए हम कह सकते हैं इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, और जो आउटपुट हमारा रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्मॉल होगा, और यदि आइडियल ओप एम्प की बात करें तो हम 0 होगा, कुछ ओम में होगा, 100 ओम लगभग। ठीक है, और हम आइडियल ओप एम्प की बात करें, प्रैक्टिकल ओप एम्प की बात करें तो लगभग 100 ओम, ठीक है, 200 ओम ओम्स में होगा। और जो यदि हम आइडियल ओप एम्प की बात करें तो ये आर नोट है, जो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी कह देते हैं इसको, आउटपुट इम्पिडेंस भी कह देते हैं या आउटपुट रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा। मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा। इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा। इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, मतलब जो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो हम यहाँ पे इनपुट लगाएंगे, करंट है वो इसके अंदर से पास नहीं होगा, करंट है वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर करंट है, एंटर नहीं करेगा, करंट विल नॉट एंटर। ये इसका हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होगा, यहाँ पे जो करंट है वो एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इनपुट वोल्टेज दोनों टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, उनका डिफरेंस लेगा ये V2 और V1 का, उनका डिफरेंस को ये आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा और एम्पलीफाइड कर देगा। तो इसकी जो वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व होगा, इसका जो कर्व होगा, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कर्व होगा, वो इनपुट के साथ कैसा होगा, कितनी रेंज को ये मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस हो सकती है इससे, वो हमें देखना है। देखो इस पर जो हम बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो VCC अप्लाई कर रहे हैं, प्लस VCC माइनस VCC। तो इसमें जब इनपुट वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारी इंक्रीज़ होगी। इनपुट वोल्टेज मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस इंक्रीज़ करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होगी। वो गेन पे डिपेंड करती है। ठीक है, गेन पे डिपेंड करती है, लेकिन एक टाइम तक इंक्रीज़ होगी, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगी। और जो सैचुरेशन उसकी लिमिट होगी वो VCC होगी हमारी, जो हम बाइसिंग दे रहे हैं प्लस VCC, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, जो हम बाइसिंग दे रहे हैं, जैसा हमने पहले भी देखा था। ठीक है, जब हम एम्पलीफाई करते हैं ट्रांजिस्टर की हेल्प से, तो हमने देखा था जो हमें आउटपुट मिलता है, जो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, वो जो बाइसिंग वोल्टेज है उनसे हमेशा कम रहता है। ठीक है, जो बाइसिंग वोल्टेज है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत, यदि तुमने वीडियो देखी तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हमने डिस्कस किया था, जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो काफ़ी V आउटपुट एम्पलीफाइड होने के बाद वो हमेशा जो बाइसिंग वोल्टेज है VCC उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इवन नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा। इसे हम कहेंगे सैचुरेशन वोल्टेज। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमारी इतनी हो सकती है सैचुरेशन वोल्टेज, ये 15 वोल्ट 10 वोल्ट जितनी भी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सैचुरेशन वोल्टेज होगी हमारी। तो हमारी जो आउटपुट, हमारा जो गेन है वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, गेन तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लगभग 10⁶। और इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस यदि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस ये VD है, V1 माइनस V2, ये यदि काफ़ी ज़्यादा हाई, मान लो 2 वोल्ट हो जाता है, या 2 वोल्ट तो नहीं, मान लो 0.1 वोल्ट हो जाता है, 0.1, और गेन है लगभग 10⁶, तो V आउटपुट क्या होगा 10⁶ इंटू 0.1, 10⁵ वोल्ट। तो आउटपुट वोल्ट कितनी आएगी 10⁵ वोल्ट, बहुत ही ज़्यादा आ रही है आउटपुट वोल्टेज। जो गेन है, इसको गेन है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटिव गेन है। ठीक है, लेकिन हमारी VCC कितनी है 15 वोल्ट, आउटपुट कितनी आ रही है 10⁵ वोल्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा गेन है। तो हमारी जो इनपुट होगा, ठीक है, वो तो ऐसा है, हमारा 0.1 वोल्ट की पीक है, ये इनपुट है हमारा 0.1 वोल्ट की पीक है इसकी दोनों तरफ। और आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें, वो कैसा मिलेगा, हमें कुछ 15 वोल्ट तक तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद वाला हमें मिलेगा नहीं, फ्लिप हो जाएगा यहाँ से सर्किट। 15 वोल्ट तक तो हमें मिलेगा,
15 वोल्ट तो मैक्सिमम लिमिट है, और उसके बाद वाला 10⁵ वोल्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये ओपन लूप गेन है। ठीक है, इसके केस में ओपन लूप की कंडीशन में हम इसको यूज़ नहीं करते, हम इसमें कुछ फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फीडबैक से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो यदि हम 0.1 अप्लाई करते हैं तो हमें इसका 10 वोल्ट मिलता है या 15 वोल्ट मिलता है। इतना एम्पलीफाई हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें एम्पलीफाई नहीं करना, क्योंकि लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। हम 0.1 वोल्ट दें तो हमें 10 वोल्ट मिल जाए, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, हमें नहीं चाहिए 10⁶ वोल्ट। ठीक है, 10⁶ वोल्ट यदि तुम उसको 10⁶ वोल्ट या ट्रांजिस्टर जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ट्रांजिस्टर की जो मैक्सिमम बाइसिंग वोल्टेज है वही यदि हम 15 वोल्ट ले रहे हैं, उससे ज़्यादा लेंगे तो ट्रांजिस्टर ही ख़राब हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे नहीं है भाई 0.1 वोल्ट अप्लाई किया और 10⁶ वोल्ट हमें मिल गया। यदि ऐसा ही पॉसिबल है तो कुछ भी कर सकते हैं हम, बहुत ही कम वोल्ट डिफरेंस दें और 10⁶ वोल्ट दें। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है उनकी भी एक हद है ना, उनकी भी एक औकात है, वो भी एक लिमिट से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते उन पर। 15 वोल्ट है तो वो आउटपुट हमें उसी रेंज में ही मिलेगा 15 वोल्ट में, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही हम डायरेक्ट ओपन लूप गेन ले लें और ओपन ही रख दें उसको, ओपन लूप गेन की बात कर रहे हैं हम, जैसे उस पर कोई भी हम फीडबैक अप्लाई ना करें। ये जो देखो, यदि हम डायरेक्ट ओप एम्प यूज़ कर लें ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे दो, एक V1 एक V2 अप्लाई किया और V आउटपुट हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो जो V आउटपुट होगा काफ़ी लार्ज होगा। इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं काफ़ी स्मॉल, आउटपुट वोल्टेज काफ़ी लार्ज, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगा। कुछ पोर्शन हमें मिलेगा, बाकी पोर्शन हमें नहीं मिलेगा, यहाँ से क्लिप हो जाएगा। क्यों क्लिप हो जाएगा? क्योंकि हमारी सैचुरेशन लिमिट ही 15 वोल्ट है, VCC 15 वोल्ट है, उसके बाद हमें नहीं मिलने वाला कुछ भी। ट्रांजिस्टर की लिमिट ही 15 वोल्ट है, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। तो हम इनपुट तो ऐसा दे रहे हैं, आउटपुट हमें कुछ ये ऐसी लाइन सी मिल जाएगी, कटा हुआ पार्ट सा। ठीक है, तो ये तो हमारे काम का नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे तो नॉइज़ आ रही है, क्लिपिंग हो रही है, यहाँ पे जो सर्किट में क्लिपिंग हो रही है, तो ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे फीडबैक अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब फीडबैक भी दो टाइप के होते हैं, वो हम चलो डिस्कस करते हैं। फीडबैक डिस्कस करते हैं क्या है, फीडबैक की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, और फीडबैक है क्या। ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं फीडबैक, और उससे इस प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज़ किया गया। ठीक है, फीडबैक देखो, फीडबैक क्या है हमारे पास। एक तो सिंपल ओप एम्प है, ओप एम्प को ऐसे बना दिया हमने एम्पलीफायर, ओप एम्प भी कह देते हैं या एम्पलीफायर भी कह देते हैं। इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा। अब जो इनपुट है वो डिफरेंस के टर्म में है। ठीक है, दोनों टर्मिनल के वोल्टेज का क्या डिफरेंस है, ये ओपन लूप के केस में। ओपन लूप क्योंकि कोई भी फीडबैक सर्किट हम अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये ओपन लूप है। ठीक है, यहाँ पे जो V0 मिलेगा हमें, वो ओपन लूप गेन इंटू V इनपुट मिलेगा। V इनपुट मतलब VD, डिफरेंस वोल्टेज। ठीक है, डिफरेंस मतलब एक ग्राउंड ले लो तो वो एक इनपुट जो अप्लाई करोगे वही डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक V इनपुट अप्लाई कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, तो ये डिफरेंस V इनपुट ही होगा दोनों का। ठीक है, अब देखो फीडबैक सर्किट यदि हम अप्लाई करते हैं, फीडबैक सर्किट अप्लाई करने का मतलब है, फीडबैक का मतलब ये हमारा एम्पलीफायर है। फीडबैक से जो हमारे प्रॉब्लम थी सैचुरेशन वाली, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये V0 मिला हमें, इसका कुछ पार्ट हमने फीडबैक कर दिया, कुछ पार्ट हमने वो वापस इसको ही दे दिया। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्लोज लूप, इसे हम कहेंगे क्लोज लूप। और क्लोज लूप गेन भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने फीडबैक कर दिया। अब जो फीडबैक है इसे हम कहेंगे मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट हमने इनपुट वोल्टेज को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और जो फीडबैक गेन होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा, लेस देन 1। जो फीडबैक गेन होगा, जो फीडबैक सर्किट है उसका जो गेन होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों होगा लेस देन 1, वो भी तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो फीडबैक सर्किट है वो दो टाइप के हो सकते हैं। ओप एम्प फीडबैक, जो ओप एम्प को जो फीडबैक सर्किट देते हैं हम, दो टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप ऑफ फीडबैक सर्किट। अभी तुम्हें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ये 2 टाइप ऑफ फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट की हमें क्यों जरूरत पड़ी, दो टाइप है हमारे पास फीडबैक सर्किट के। क्या क्या टाइप है,
कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। यदि हम नेगेटिव टर्मिनल को, इन्वर्टिंग टर्मिनल को फीडबैक दें, ठीक है, ये V1 हुआ, ये V2 हुआ, ऐसे इसको V1 लेते हैं पॉजिटिव, इसको V2 लेते हैं, ठीक है। यदि हम जो फीडबैक है वो नेगेटिव टर्मिनल को दें तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक, इसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। यदि हम जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम फीडबैक दें, ठीक है, तो वो होगा हमारा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब इसको दे रहे हैं, मतलब इसको नेगेटिव फीडबैक, इसको हम फीडबैक दे रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल को, इसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। और यदि इसी में हम जो हमारा आउटपुट है उसका कुछ पार्ट है वो हम, ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा V1 हो गया, कुछ पार्ट वो पॉजिटिव टर्मिनल को दें, इन्वर्टिंग जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको कुछ पार्ट हम, आउटपुट का कुछ पार्ट उसको ट्रांसफ़र कर दें, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करना है हमें, नेगेटिव क्या इफेक्ट होगा इन फीडबैक यूज़ करने से ओप एम्प पे, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम हमारी कैसे सॉल्व होगी, जो ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई था जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कुछ क्लिप हो रही थी, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट ही 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट या 20 वोल्ट, जो भी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग मैक्सिमम VCC वोल्टेज होगी वही हमारी आउटपुट की मैक्सिमम वोल्टेज होगी, ठीक है। जो VCC वोल्टेज है वो हमारी मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है, मैक्सिमम लिमिट है हमारी, उससे ज़्यादा हमारी आउटपुट वोल्टेज नहीं हो सकती, VCC हमारी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। लेकिन ओपन लूप गेन, ओपन सर्किट के केस में, ओपन लूप गेन सर्किट के केस में वो पॉसिबल नहीं है। जो वेव फंक्शन है, जो हमारा, सॉरी वेव फंक्शन नहीं, जो हमारा सिग्नल है वो थोड़ा सा कट जाएगा, ऊपर से क्लिप हो जाएगा, क्योंकि वो 15 वोल्ट तक तो सही आएगा, 15 के बाद वाली वोल्टेज को वो कट जाएगा, वो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों हमें फीडबैक की ज़रूरत पड़ी, वाई वी नीड फीडबैक, फीडबैक की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो क्या रीज़न था, जो ओपन लूप गेन था वो काफ़ी हाई है, ओपन लूप गेन है इज़ वेरी हाई, ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ओनली स्मॉलर सिग्नल विल बी एम्पलीफाइड। जो स्मॉलर सिग्नल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर सिग्नल है, 0.0001, ठीक है, 1 माइक्रो वोल्ट के जो सिग्नल है उनको आराम से एम्पलीफाई कर सकता है ये। स्मॉलर सिग्नल विल बी एम्पलीफाइड विदाउट क्लिपिंग। जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर सिग्नल है उनको तो आराम से एम्पलीफाई कर सकता है ये। 1 माइक्रो वोल्ट मान लो डिफरेंस है VD, तो हमारे पास V0 आएगा 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, तो 1 वोल्ट आराम से इसको एम्पलीफाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल केस में हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होंगे वो इतने 1 माइक्रो वोल्ट के नहीं होंगे, ठीक है, वो थोड़े हाई वोल्टेज के सिग्नल होंगे, ठीक है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, उनको हमें एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें फीडबैक की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। अब फीडबैक से क्या होगा, देखो फीडबैक सर्किट अप्लाई करने से क्या होगा, फीडबैक सर्किट अप्लाई करने से एक बार जनरली इसको समझ लेते हैं, फीडबैक का क्या मतलब है। फीडबैक हमने समझ लिया, अब फीडबैक से होगा क्या, देखो ये हमारे पास एम्पलीफायर है, ये हमारे पास एम्पलीफायर, यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं जो VD है हमारी, मान लो हमने यहाँ पे 15 वोल्ट दी, ठीक है, 15 वोल्ट दिया, इसका गेन है मान लो 2 वोल्ट, इसका जो गेन है वो 2 मान लो हमारे पास, एक बार हमने 2 ले लिया, ओपन लूप गेन 2 ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगी कितनी मिलेगी, 30 वोल्ट, आउटपुट हमें मिल रहा है 30 वोल्ट, इनपुट हमने दी 15 वोल्ट, आउटपुट हमें मिल रहा है 30 वोल्ट, यही हम फीडबैक अप्लाई करेंगे, फीडबैक अप्लाई करेंगे। फीडबैक अप्लाई करने से आउटपुट का कुछ पार्ट है वो यहाँ मान लो 0, जो फीडबैक गेन है हमारा वो है 0.1, तो 30 वोल्ट का कितना पार्ट यहाँ ट्रांसफ़र होगा, 30 इंटू 0.1, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट यहाँ ट्रांसफ़र होगा, 3 वोल्ट यहाँ ट्रांसफ़र होगा। अब पॉजिटिव फीडबैक में ये ऐड हो जाएगा इनपुट वोल्टेज में,
इन पॉजिटिव फीडबैक, यदि हम पॉजिटिव फीडबैक लें तो ये इनपुट में ऐड हो जाएगा, और यदि हम नेगेटिव फीडबैक लें तो ये डिफरेंस हो जाएगा, तो ये इनपुट से माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव में ऐड हो जाएगा। तो पॉजिटिव में कितनी हो जाएगी 18 वोल्ट, नेगेटिव में कितनी हो जाएगी 12 वोल्ट। फिर 18 वोल्ट को ये 2 वोल्ट से एम्पलीफाई करेगा 2 से, तो ये तो 36 हो जाएगी, 36 वोल्ट। जो सेकंड लूप होगा हमारा उसमें ये 36 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें कितना हो जाएगा 24। उसमें अप्लाई कितना किया था 15 अप्लाई किया था, अब हमें मिल रहा है 24। शुरू में हमने कितना अप्लाई किया था 15 और मिल रहा है 24। यहाँ हमने शुरू में अप्लाई किया था 15 और मिल कितना रहा है 36। तो यहाँ पे गेन बढ़ा है ना, जो गेन है, गेन देखो, गेन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, और नेगेटिव फीडबैक में गेन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। जो ओवरऑल गेन है आफ्टर 1 साइकिल, एक बार फीडबैक अप्लाई किया तो जो गेन की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, और लगातार डिक्रीज करेगी जैसे जैसे सर्किट आगे बढ़ेगा। बार बार जैसे जैसे साइकिल, बहुत सारे साइकिल चलते रहेंगे, ठीक है, पहले एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, तो हमारा जो गेन है वो लगातार नेगेटिव फीडबैक में कम होता जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक में गेन बढ़ता जाएगा। इसे हम क्लोज लूप गेन भी कह देते हैं। क्लोज लूप गेन, जो टोटल गेन है वो हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे, क्लोज लूप गेन, ठीक है। जो टोटल गेन है फीडबैक प्रोवाइड करने के बाद जो सर्किट का गेन है, ठीक है, क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन भी दो होंगे हमारे पास, एक पॉजिटिव फीडबैक के केस में, नेगेटिव फीडबैक के केस में। तो हमारा जो गेन है नेगेटिव फीडबैक के केस में डिक्रीज कर रहा है, और हमें गेन डिक्रीज ही करवाना है क्योंकि ओपन लूप गेन काफ़ी हाई है। हम चाहते हैं भाई हमारा जो गेन है वो डिक्रीज करे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई गेन है। तो नेगेटिव फीड हम हमेशा जो पॉजिटिव फीडबैक है उसका हम यूज़ करते हैं ऑसिलेटर में, पॉजिटिव फीडबैक का हम यूज़ करते हैं ऑसिलेटर में, और नेगेटिव फीडबैक का हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर हुआ हमारा, एडर हुआ हमारा, सब्ट्रैक्टर हुआ, जो भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिकल, उसमें सभी में हम नेगेटिव फीडबैक है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब हम गेन, क्लोज लूप गेन कैलकुलेट कर लेते हैं ऑप एम्प के लिए। क्लोज लूप गेन क्या होगा, ठीक है, क्लोज लूप गेन क्या होगा हमारे पास दोनों केस में। पॉजिटिव फीडबैक के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब गेन कैसे कम होता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कम, पता ही है कम हो रहा है क्योंकि वो इनपुट वोल्टेज कम हो रही है, ठीक है, जैसे ही फीडबैक दे रहे हैं हम नेगेटिव के केस में, ठीक है। तो इस वजह से जो गेन की वैल्यू वो काफ़ी कम हो रही है। गेन कम हो रहा है उसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कितना कम होता है, ठीक। देखो ये हमारे पास है एम्पलीफायर, ये हमारे पास फीडबैक, ये इनपुट वोल्टेज, पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ पे ऐड होगी वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक के केस में वोल्टेज ऐड होगी, तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी पॉजिटिव ए इंटू वी इनपुट, ए इंटू वी इनपुट क्या होगी हमारे पास वी इनपुट प्लस बीटा वी आउटपुट। मान लो इसका जो गेन है वो है बीटा, और ये यहाँ पे वी आउट मिल रही है हमें, तो बीटा इंटू वी आउट वो वी इनपुट में ऐड ही होगी नेक्स्ट साइकिल में। पहले वाला साइकिल में तो यही होगा, पहले वाले साइकिल में तो सिंपल ए जीरो एल इंटू वी इन होगा। सेकेंड साइकिल में क्या होगा, इसका कुछ पार्ट है बीटा इंटू वी आउटपुट, वो वी इनपुट में ऐड हो जाएगा, वी इनपुट में बीटा इंटू वी आउटपुट ऐड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो वी आउट, ठीक है। तो वी आउट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ए बीटा ए वी इनपुट, तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास है क्लोज लूप पॉजिटिव फीडबैक गेन। ऐसे ही हम यदि हम नेगेटिव फीडबैक के केस में बात करें, नेगेटिव फीडबैक के केस में वी आउटपुट होगा हमारे पास
ए इंटू वैसे तो वी इन होता है जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वी आउटपुट को ए इंटू वी इन माइनस वी इन, अब जो जो फीडबैक सर्किट जाएगा बीटा वी आउट, इसको ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा इनपुट में से, तो ये आएगा ए वी इन माइनस ए बीटा वी आउट इक्वल टू वी आउट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए बीटा वी आउट ए वी इन, ठीक है। तो वी आउट अपॉन वी इन क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक केस में, ठीक है। ये जो गेन होगा ये काफ़ी, देखो ये जो वैल्यू पॉजिटिव है और ये लगातार ये ऐड होता जाएगा हमारे पास, लगातार नीचे वाली टर्म है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो ये हमारे पास होगा नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप गेन, ठीक है। तो जो नेगेटिव फीडबैक है वो क्या करेगा, इट स्टेबलाइज द गेन, ठीक है। जो नेगेटिव फीडबैक है इट, इसका क्या एडवांटेज है, इट स्टेबलाइज द गेन, गेन को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कुछ और टर्म्स है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ऑप एम्प की, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो लिख देता हूँ मैं अलग से, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। क्या क्या, पहला है इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है, आइडियल केस में इन्फिनिटी होगा और वैसे लगभग मेगा ओम्स में होगा, ठीक है, ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। और दूसरी, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 0 होगा या ओम्स में होगा, ठीक है, यदि हम प्रैक्टिकली बात करें। थर्ड केस है यदि हमारे पास वी नोट 0 होगा, यदि हमारे पास वी डी 0 है, यदि वी डी 0 है तो वी नोट 0 होगा आइडियल ऑप एम्प के केस में, ठीक है, आइडियल केस में ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, कुछ हमें वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, कुछ आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगी जिसे हम कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। इनपुट में कुछ भी नहीं है फिर भी हमें एक आउटपुट वो इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो सभी सेम कैटेगरी के ट्रांजिस्टर है, उनको कितना भी आइडियल बना लो, वो दोनों ट्रांजिस्टर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दोनों के लिए आईसी की बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, दोनों के लिए आईसी की वैल्यू, दोनों आईबी की वैल्यू जब तुम सेम रख लो, चाहिए तुम आईबी की वैल्यू सेम रखने के बावजूद भी, ठीक है, जो बेस करंट है यदि उनको सेम रख लो तो भी आईसी की वैल्यू दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। आईबी तो मान लो तुमने सेम रख लिया, इनपुट जो सर्किट है उसमें वोल्टेज तुमने सेम रख लिया, लेकिन बीटा दोनों के लिए सेम नहीं है, दोनों ट्रांजिस्टर के लिए 2 ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, बीटा दोनों में सेम नहीं है, बीटा सेम नहीं होने की वजह से जो IC1 है और IC2 है दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसकी वजह से आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो हम कह देते हैं ऑफसेट वोल्टेज, नो ऑफसेट वोल्टेज कह देते हैं इसको, ठीक है। और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो इन्फानाइट होती है, बैंडविड्थ इन्फानाइट का मतलब है कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें आउटपुट में उसका एम्पलीफिकेशन होगा, बैंड रेंज लेकिन प्रैक्टिकल केस में इन्फानाइट नहीं होगी, कुछ फाइनाइट रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि जो हमें ये हमारे पास गेन और फ्रीक्वेंसी का कर्व होता है, इस टाइप से गेन और फ्रीक्वेंसी का कर्व होता है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी पे और हाई फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है वो काफ़ी चेंज होता है, जहाँ पे गेन कांस्टेंट रहेगा जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में ही हम जो इनपुट है उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। यदि गेन ही वेरी करे तो इनपुट को एम्पलीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर जो आउटपुट मिलेगा हमें वो डिस्टॉर्टेड मिलेगा, तो इसलिए गेन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी रेंज, तो ये काफ़ी हाई होती है विड्थ, इन्फिनिटिव रेंज होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली एक लिमिट होती है हमारे पास, ठीक है, उसी लिमिट में ही हम उसको सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। लेकिन आइडियल ऑप एम्प की बात करें तो जो उसकी बैंडविड्थ होती है वो इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इन्फानाइट CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन मोड
रिजेक्शन रेशियो, जो रिजेक्शन रेशियो है वो इनफाइनाइट होगा। अब इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे अभी। और इसमें एक पॉइंट और, इनफाइनाइट स्लू रेट, ये दोनों चीज़ें भी अपने डिस्कस करते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। इससे पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस करनी है, फिर इनको भी हम डिस्कस करते हैं। देखो पहले हम डिस्कस करते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बस ये डेफिनेशन ही है ऑप एम्प की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा नेचर पता होना चाहिए तुम्हें कैसा है, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। द वोल्टेज प्रेजेंट एट आउटपुट विदाउट एनी इनपुट अप्लाइड, कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे फिर भी हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। कोई भी हमने इनपुट अप्लाई नहीं की, ठीक है, और फिर भी हमें आउटपुट मिल रही है। जैसे ये केस, जैसे ये हमारा ऑप एम्प है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इन दोनों को ही हमने ग्राउंड कर दिया। वीडी तो जीरो है, मतलब आई बी जीरो हमारा जो ट्रांजिस्टर के अंदर, लेकिन आईसी तो हमारा कलेक्टर करंट तो जीरो नहीं होता, कुछ सम लीकेज करंट होगा यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर, यदि वो 22 कर रखा है ट्रांजिस्टर को, ऑन स्टेट में है, ठीक है। इस वजह से कुछ हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है, ठीक है, जिसे हम ऑफसेट वोल्टेज कहेंगे। उसकी वैल्यू स्मॉल होती है लेकिन ऑफसेट वोल्टेज होगी हमारी। उसको यदि हमें जीरो करना है, ऑफसेट वोल्टेज हमें मिलेगी, उसको ऑफसेट वोल्टेज को हम VOO से भी लिख देते हैं, ऑफसेट वोल्टेज। जब कोई भी इनपुट हम अप्लाई नहीं कर रहे फिर भी हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, जिसे ऑफसेट वोल्टेज लिख देते हैं। यदि इस ऑफसेट वोल्टेज को हमें यहाँ से हटाना है, कितनी ऑफसेट वोल्टेज मिल रही है वो हम मेजर कर लेंगे, और यहाँ पे इनपुट में एक वोल्टेज हम अप्लाई कर देंगे, उतनी ही जितनी ऑफसेट वोल्टेज हमें मिल रही है उतनी ही हम यहाँ पे इनपुट में एक वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, ताकि वो उसको कैंसिल कर दे, वो वैल्यू जीरो हो जाए हमारी आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट में हमें जीरो कब मिलेगा, कितनी हम इनपुट अप्लाई करें, ठीक है, कितना हम इनपुट अप्लाई करें ताकि आउटपुट में हमें जीरो मिले। ऑब्वियसली नेगेटिव वोल्टेज, मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें 2 वोल्ट मिल रहा है बाहर आउटपुट में, तो यहाँ पे हम कितना अप्लाई करें इनपुट में, ताकि वो 2 वोल्ट की जगह वो 0 वोल्ट हमें मिलने लगे, ठीक है। देखा होगा ना, यहाँ पे एक एरर आ रही है, ठीक है, आउटपुट में हमें एक एरर मिल रही है, एक 2 वोल्ट वोल्टेज मिल रही है बिना इनपुट अप्लाई किए, ठीक है। इनपुट में कुछ भी अप्लाई नहीं करते फिर भी हमें आउटपुट में एक वोल्टेज, तो इसको हम, इसका एक टाइप से ये है ना, एक एरर है इसके अंदर, उसको हमें जीरो पे सेट करना पड़ेगा। जीरो पे सेट कैसे करेंगे, एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसके लिए आउटपुट वोल्टेज हमारी जीरो हो जाए। एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वो सब आउटपुट पे डिपेंड करता है। आउटपुट पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे, आउटपुट नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो आउटपुट को जीरो कर दे, इसे हम कहेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, डेफिनेशन याद रखना बस, इसे VI जीरो से लिखते हैं, VIO से लिख देते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और VOO मतलब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। देखो यदि हम इनपुट में कुछ भी ना अप्लाई करें तो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलती है, उसको हमें हटाने के लिए, उसको नेगलेक्ट करने के लिए हमने एक इनपुट में एक वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, जिसके कारण वो हट जाएगी, इसे हम कहेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब हम बात करते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का मतलब है यदि हम दोनों टर्मिनल को जोड़ दें, दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज हो, यदि
दोनों पे सेम वोल्टेज हो, यहाँ पे V1 अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे V1 अप्लाई कर रहे हैं, दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट में तो हमें 0 मिलना चाहिए। आइडियली ओपैम्प में देखें तो, आइडियल ओपैम्प में तो आउटपुट में 0 मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें 0 नहीं मिलता है, प्रैक्टिकली हमें कुछ वैल्यू मिलती है, प्रैक्टिकली हमें एक वोल्टेज मिलती है, ठीक है, जिससे हम कह देते हैं VOCM, ठीक है। कॉमन मोड के केस में हमें क्या आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। इन दोनों को हमने कॉमन कर दिया, मतलब इसको ऐसे भी बना सकते हो तुम, इनको दोनों कंबाइन करके वोल्टेज अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। VCM कह देते हैं उसको, कॉमन मोड वोल्टेज, कॉमन मोड वोल्टेज, ठीक है। तो हमें आउटपुट में एक वोल्टेज मिल रही है VOCM, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज, 0 नहीं मिल रही, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज। वैसे तो 0 मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें कुछ आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, तो जो कॉमन मोड यहाँ पे कॉमन मोड वोल्टेज गेन होगा वो क्या है, कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होगा हमारे पास, VOCM बाय VCM, ये हमारे पास कॉमन मोड वोल्टेज गेन होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब जो CMMR होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, वो होगा AD अपॉन ACM, इसको ACM से लिख देंगे हम, कॉमन मोड गेन को ACM से। AD हमारे पास जो हमारा ओपन लूप गेन है या डिफरेंस गेन है, जो V0 इक्वल टू AD इंटू VD, AD से भी लिख देते हैं या AOL से भी लिख लो तुम डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, AOL से लिख लो, ठीक है। ये हमारे पास ओपन लूप गेन अपॉन ACM, ठीक, इसे हम कहेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। अब इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव होने का मतलब हमारा ACM है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, ACM बहुत ज़्यादा जब स्मॉल होगा तो इसकी वैल्यू कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो की वैल्यू इन्फिनेटिव होगी। इसका मतलब है कॉमन मोड के केस में हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है, ये लगभग 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोई हमारे पास एरर नहीं, ये एरर ही तो एक टाइप से, वो एरर नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो एक्चुअल में V आउटपुट वोल्टेज मिलेगी हमें, वो ये मिलेगी, V आउटपुट वोल्टेज AD इंटू VD डिफरेंस प्लस ACM इंटू V इनपुट, या VCM भी कॉमन मोड भी लिख सकते हैं, VCM, ये हमें टोटल आउटपुट वोल्टेज मिलती है, ठीक है, ये हमें टोटल आउटपुट वोल्टेज मिलती है। तो कॉमन मोड जो रिजेक्शन रेशो वो इन्फिनिटिव होना चाहिए, ताकि ACM 0 हो हमारा, ACM 0 होने की वजह से हमारे पास जो V आउटपुट मिलेगी, अब वो टोटल यही मिलेगी AD इंटू VD, ठीक है। कोई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से, और प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली कुछ वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होती है, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं होती, तो कुछ वो टर्म ऐड हो जाती है हमारे पास, ठीक है। कॉमन मोड वाली जो टर्म है वो कुछ आउटपुट वोल्टेज है, प्योरली हमारा इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, वो कुछ कॉमन मोड वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, और इसको हम डेसिबल में, इसके जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, दोनों गेन का रेशियो, ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं, कई बार लॉग की टर्म में मेजर करते हैं, 20 log AD बाय ACM, ठीक है। ये दो CMMR को हम कई बार 20 में log की फॉर्म में भी लिख देते हैं, 20 log की फॉर्म में ये फॉर्मूला होगा इसका, इसको याद रखना है, इसकी जो यूनिट होगी वो डेसिबल होगी, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना तुम, ठीक है। इसका स्लू रेट देखते हैं, स्लू रेट क्या होगा, स्लू रेट देखो क्या होगा, स्लू रेट होगा द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ, द मैक्सिमम रेट ऑफ change of the maximum rate of change of output voltage पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है उसे हम कहेंगे स्लू रेट, SR से लिख देते हैं, ठीक है। dV0 अपॉन dt, ये मैक्सिमम इन्फिनिटिव होने का मतलब है आउटपुट है वो टाइम के साथ कैसे, इनपुट के साथ आउटपुट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ पर माइक्रो, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। आउटपुट है वो
कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है इनपुट के साथ, कितनी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। इससे हम ये काफ़ी हाई होना चाहिए, SR की वैल्यू काफ़ी हाई होती है आइडियल ऑप एम्प के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल केस में फाइनाइट वैल्यू होती है इसकी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, इनफिनाइट नहीं होती। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्लीव रेट। ये सब कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये थोड़ा सी याद रखना है इनको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो कहीं काम नहीं आने वाली करेक्टरिस्टिक्स, हाँ, लेकिन बस तुम्हें याद रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड भी कह देते हैं, वर्चुअल शॉर्ट भी कह देते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कह देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, इसका जो मतलब है इन जनरल, इसका जो मतलब देखें तो वो ये है, 2 पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल। एक्चुअल में जो मतलब है इसका वो है 2 पॉइंट है, यदि वो सेम पोटेंशियल पे है तो उनको हम कह देते हैं वर्चुअली ग्राउंड है। ठीक है, वर्चुअली ग्राउंड है। जैसे ये हमारे पास 2 पॉइंट है, नेगेटिव पॉजिटिव, V1 है, ये V2 है। ठीक है, ये हमारे पास V0 है जी। यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई इन्फिनिटिव है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे अंदर कोई करंट एंटर नहीं कर रहा, तो हम कह देंगे यहाँ पे जो V1 एंड V2 है आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो हम कह देंगे ये दोनों वर्चुअल ग्राउंड है। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड का मतलब एक को हमने ग्राउंड कर दिया तो ये भी, यहाँ पे यदि वोल्टेज 0 है तो यहाँ पे भी वोल्टेज 0 होगी। ठीक है, यदि यहाँ पे वोल्टेज 0 है, हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो ये भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है, या हम कह सकते हैं VD इक्वल टू V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों की जो वोल्टेज होगी इस पॉइंट पे वो दोनों आइडियल केस में सेम होगी, आइडियल ऑप एम्प के केस में दोनों वर्चुअली ग्राउंड। लेकिन यदि हम देखें प्रैक्टिकल केस में देखें तो ये वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज यहाँ पे दोनों की सेम नहीं होगी। ठीक है, दोनों पॉइंट पे वोल्टेज में कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प, जो आइडियल ऑप एम्प के केस में हम बात करें तो हमारा जो V आउटपुट वोल्टेज होती है वो होती है A0L इंटू V इनपुट या VD, और A0L हमें पता है आइडियल ऑप एम्प के केस में इन्फिनिटिव होता है, तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं ये लगभग 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यदि गेन बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फिनिटिव गेन है, तो VD लगभग 0 के इक्वल होगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में VD की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, VD फाइनाइट होने इन दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो फाइनाइट होता है। हमारे पास यहाँ पे हम सेम पोटेंशियल पे नहीं होते, यदि हम आइडियल की बात करें, सॉरी, हम यदि प्रैक्टिकल केस की बात करें तो इन दोनों के जो बीच में पोटेंशियल है वो सेम नहीं होता, लेकिन आइडियल ऑप एम्प की बात करें तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। इसका हम काफ़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड का यही मतलब है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, मान लो एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है हमने यहाँ पे एक हमने मान लो 3 वोल्ट की बैटरी ले रखी है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 3 वोल्ट है, और इसका ऑप एम्प का ये आइडियल ऑप एम्प है, यदि इसका गेन इन्फिनिटिव है यदि, तो यहाँ पे भी हमारा 3 वोल्ट होगा इस पॉइंट पे। यहाँ मान लो हमने 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे भी 3 वोल्ट होगा। यदि यहाँ 3 वोल्ट है तो यहाँ भी 3 वोल्ट होगा, मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 7 वोल्ट ही रह जाएगा। यहाँ पे 3 वोल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 3 वोल्ट है, और यहाँ पे यदि ग्राउंड पे 0 है तो ऊपर भी 0 होगा, वो सारी की सारी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, यदि यहाँ पे 0 है, ये ग्राउंड है, तो ये भी ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज लगाई है, फिर भी ये पॉइंट ग्राउंड होगा कि यहाँ वोल्टेज 0 होगी। ठीक है, मतलब सारी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी इस टाइप से। ठीक है, बाकी अपने डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जब। ठीक है, ये हमारे पास है ऑप एम्प की करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बाकी इसकी एप्लीकेशन करेंगे हम, और जो क्वेश्चन बनता है वो एप्लीकेशन पार्ट से ही बनता है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बाकी करेंगे तो और भी ज़्यादा तुम्हें क्लियर हो जाएगा इसके बारे में।